हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सान स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक पार्ट और दिया है, पार्ट 1। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ जाके पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पवन इजी नोट्स से लिया है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इनमें मैं आपको आंसर तो बताऊंगी ही, साथ में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी डिटेल्स मतलब एक्सप्लेनेशन भी आपको देती चलूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली बाकी की वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 30+ क्वेश्चंस हैं। इसके पार्ट 1 जो था उसमें भी मैंने 30+ क्वेश्चन दिए थे। तो इसमें देखते हैं हमारा जो इसका 32 तक मैंने उसमें लिया था, नहीं 33 तक लिया था मैंने। अब 34 से इसमें स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। 34 के रूप है। पहला ऑप्शन दिया गया है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नपुंसकलिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्त्रीलिंग और लास्ट ऑप्शन है सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, ये जो के है ये किम धातु का रूप है। किसका है? किम। और किम एक सर्वनाम है। ठीक है, तो उसका जो ये के रूप है ये पुल्लिंग में भी के आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है और नपुंसकलिंग में आता है, और किम सर्वनाम तो है ही। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो दिया है ये गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे पुल्लिंग में भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा और नपुंसकलिंग में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 कह रहा है धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धातुओं को संस्कृत में 10 गणों में बांटा गया है। ठीक है, कितने गणों में? 10 गणों में। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और टोटल धातुएं कितनी होती हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। टोटल धातुएं होती हैं 1970। ठीक, कितनी? 1970। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 36 कह रहा है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संस्कृत पाठ्यक्रम में आपके पाठ्यक्रम में जो लकारों की संख्या दी गई है वो 5 है। मेन रूप से मुख्यतः तो 5 होते हैं, लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो 10 लकार होते हैं। ठीक, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 5 ही दिए गए हैं, तो यहाँ पे 5 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है स्र धातु से लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है श्रोष्यतः, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रोष्यसि, तीसरा ऑप्शन है भविष्यतः एंड चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मध्यम पुरुष एक वचन पूछ रहा है लृट लकार का। तो लृट लकार का मध्यम पुरुष में कैसे चलता है? श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ ऐसे करके चलता है। तो एक वचन पूछा है तो यहाँ पे श्रोष्यसि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 38 देखते हैं क्या कह रहा है। दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है पश्यावह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पश्यति, तीसरा है पश्यतः एंड लास्ट ऑप्शन है पश्यतः। ठीक, तो दृश्य धातु का जो रूप होता है लट लकार में कैसे चलता है? उत्तम पुरुष पूछ रहा है तो उत्तम पुरुष में कैसे चलता है? पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः, द्विवचन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पश्यावह यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्यावह। 39 कह रहा है लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है लभति, दूसरा है लभेत, तीसरा है लभंताम और चौथा दिया गया है लभेसहि। तो फ्रेंड्स, ये जो लब धातु है ये आत्मनेय पद में इसका रूप चलता है। ठीक है, तो लोट लकार पूछ रहा है तो लोट लकार में प्रथम पुरुष में चलता कैसे है इसका रूप? लभताम, लभेताम, लभंताम। ठीक, तो यहाँ पे बहुवचन पूछ रहा है तो लभंताम, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्या कह रहा है। अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा।
पहला ऑप्शन दिया गया है अस्ति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अस्मः, तीसरा ऑप्शन है आस्म और चौथा ऑप्शन है अस्ताह। ठीक, तो जो लंग लकार का उत्तम पुरुष का जो अस धातु का रूप होता है वो चलता कैसे है, आसम, आस्व, आस्म। लेकिन यहाँ पे हमारा द्विवचन पूछ रहा है, तो द्विवचन में होता क्या है, आसो होता है। ठीक है, आसो होता है। यहाँ पे हमारा ये जो फोर्थ ऑप्शन है अस्ताह, ये भी सही है, अस्ताह भी होता है और आसो भी होता है। तो यहाँ पे हमारा अस्ताह दिया गया है, तो अस्ताह सही हो जाएगा। ठीक, 41 कह रहा है कर्म कारक में विभक्ति होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रथमा, दूसरा ऑप्शन है विभक्ति, तीसरा ऑप्शन है तृतीया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे द्वितीय ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय ऑप्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्म कारक में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, सेकंड ऑप्शन फिर जाके सही हो जाएगा। देखते हैं 42 कह रहा है नाम मात्र में विभक्ति होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है द्वितीया, दूसरा ऑप्शन प्रथमा, तीसरा ऑप्शन है तृतीया एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक सूत्र होता है, पहले तो आंसर बता दूं आपको, इसमें प्रथमा विभक्ति सही हो जाएगी। ठीक है, नाम मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे होती है, एक सूत्र होता है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक, प्रतिपदिकार्थ, प्रतिपदिकार्थ का मतलब व्यक्ति का नाम या फिर जाति हो कोई, तो उसके अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, या फिर लिंग मात्र में या फिर परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, इन सभी के अर्थ में हमेशा प्रथमा विभक्ति प्रयोग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम मात्र पूछ रहा है तो प्रथमा विभक्ति आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 क्या है। 43 कह रहा है कर्म कारक का चिन्ह है। पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है को, तीसरा ऑप्शन है के और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो कर्म कारक का चिन्ह है, क्या होता है कर्म कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म का को होता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 कह रहा है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है एक कर्मक धातुओं में, दूसरा ऑप्शन है द्विकर्मक धातुओं में, तीसरा ऑप्शन है बहुकर्मक धातुओं में और चौथा है इन सभी में। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग द्विकर्मक धातुओं में होता है। ठीक है, किस सूत्र से होता है, अकथितम चा। ठीक, द्विकर्मक धातुएं होती कितनी हैं, द्विकर्मक धातुएं हमारी 16 होती हैं। ठीक है, 45 कह रहा है नवनवति शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है 90, 91, 99 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नवनवति का जो अर्थ होता है वो हमारा 99 होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 46 कह रहा है सहस्रम का अर्थ है 100, 700, 1000 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सहस्रम का जो सही अर्थ होता है वो होता है हमारा 1000। ठीक, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है। ये समास से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राम कृष्ण इसमें हमारा द्वंद्व समास सही हो जाएगा। ठीक है, द्विगु तो होगा नहीं, क्योंकि द्विगु में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो इसमें पूर्व पद संख्यावाची तो है नहीं, तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास सही हो जाएगा। ठीक, 48 देखते हैं। इसमें 48 कह रहा है त्रिलोकी शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है द्विगु समास। मतलब पूछा त्रिलोकी में कौन सा समास है। ठीक, तो द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो त्रिलोकी, अभी मैंने आपको बताया कि द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। ठीक, तो यहाँ पे त्रिलोकी में त्रि जो है ये पहला पद है और ये संख्यावाची है, त्रि का अर्थ होता है 3। ठीक, तो यहाँ पे हमारा द्विगु समास सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 49 क्वेश्चन कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और लास्ट का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राजपुत्र, इसमें हमारा तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। ठीक है, राजा का पुत्र यानी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसमें।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? द्रुत लेख बोलते हैं, या निबंध कहते हैं, या फिर श्रुत लेख बोलते हैं, या फिर लेख बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी बात को सुनकर लिखते हैं तो उसको श्रुत लेख कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्रुत लेख कहा जाता है किसी बात को सुनकर लिखने को। ठीक, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कह रहा है किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है श्रुतलेख, कथन, सुलेख या फिर अनुलेख। तो दोस्तों, अगर हम कोई चीज़ कहीं से देख करके, कहीं से नकल करके ठीक वैसा ही लिखते हैं तो उसको हम अनुलेख बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन जो है अनुलेख दिया गया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं। 52 में है किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सुलेख, दूसरा ऑप्शन है कथन, तीसरा ऑप्शन है श्रुतलेख एंड लास्ट ऑप्शन है नाटक। ठीक, तो किसी के द्वारा बोले गए वाक्य को किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं हम सुलेख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सुलेख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है समास के भेद हैं 4, 2, 3 या फिर 6। तो समास के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 कह रहा है उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। किसका बदल जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है क्रिया का, दूसरा ऑप्शन है धातु का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग के प्रयोग से हमारा धातुओं का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि गम धातु होती है ना, तो गम में अगर हम आ उपसर्ग जोड़ दें, इसमें हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे जुड़ता है। तो हम इसमें अगर आ उपसर्ग जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा आगम। ठीक, तो गम का मतलब होता है जाना और आगम का मतलब हो जाएगा आना। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका अर्थ अपोजिट हो गया, बदल गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 55 कह रहा है उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है। पहला ऑप्शन है चमत्कार युक्त, दूसरा ऑप्शन है गरिमापूर्ण, तीसरा ऑप्शन है आ प्लस बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा वाक्य होता है, जो हमारा शब्द होता है, वो चमत्कार युक्त भी हो जाता है और गरिमापूर्ण भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आ प्लस बा दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56 कह रहा है प्रत्यय होते हैं कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, आ प्लस बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय हमारे 2 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, मतलब ये दोनों प्रत्यय के प्रकार हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन आ प्लस बा दोनों, यही इस क्वेश्चन में भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 कह रहा है संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, फिर खाली स्थान है वाच्य में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मतलब इसका पूछने का मतलब है कि संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं कितने वाच्य में, मतलब हम कह रहा है कि वाच्य कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 वाच्य होते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वाच्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है गुरुणा, दूसरा है गुरुभिः, गुरु या फिर गुरुभ्यः। ठीक, तो फ्रेंड्स गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा गुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरु। द्वितीय विभक्ति का रूप चलता कैसे है? गुरुम, गुरु, गुरून, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 कह रहा है मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? ठीक, प्रथम वचन मतलब एक वचन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मुनेः,
दूसरा है मुनिः, तीसरा है मुनिभ्याम और लास्ट है मुनि। तो मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा मुनि ही। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुनि ही, मुनि, मुनयः, ऐसे करके चलता है ये। ठीक। 60 कह रहा है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है नद्या, दूसरा है नदीभ्याम, तीसरा है नदीभिः एंड लास्ट है नद्योः। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन पूछ रहा है, तो चतुर्थी में हमारा द्विवचन में हो जाएगा नदीभ्याम। ठीक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट चतुर्थी विभक्ति द्विवचन पूछ रहा है। चतुर्थी में चलता कैसे है ये, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे हमारा हाँ सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक, क्योंकि द्विवचन पूछ रहा है तो यहाँ पे नदीभ्याम ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्या कह रहा है। 61 धेनु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है धेनु, दूसरा ऑप्शन है धेन्वा, धेनुभ्याम या फिर धेनुसु। तो तृतीय विभक्ति में कैसे चलता है धेनु का, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, ऐसे करके चलता है। एक वचन पूछ रहा है तो हमारा यहाँ पे धेन्वा सही हो जाएगा। ठीक है, धेन्वा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 62 कह रहा है तीन यानी कि त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है गिभ्यः, दूसरा ऑप्शन है तिस्रः, तीसरा ऑप्शन है त्रिभिः एंड लास्ट ऑप्शन है त्रयः। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रयः। ठीक है, तीन का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन में त्रयः होता है। ठीक, 63 देखते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। पहला ऑप्शन है हे, भो, दूसरा ऑप्शन है में, पर, तीसरा ऑप्शन है से, अलग होना, और चौथा ऑप्शन है ने। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा से, अलग होना। अपादान का क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है इसमें। और हे, भो, ये तो संबोधन होता है। में, पर, ये किस में होता है, ये सप्तमी में होता है, अधिकरण में, पर, और ये तो प्रथमा होता है, ये कर्ता ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं क्या कह रहा है। नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है नारियलम, दूसरा है दूसरा है नारिकेलम, तीसरा है नारियलः और चौथा है नारी। तो यहाँ पे नारियल को संस्कृत में हम नारिकेलम कहते हैं। ठीक, नारिकेलम सही हो जाएगा। 65 कह रहा है सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेवम, यहाँ पे एक ही शब्द दो बार दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा सेब को संस्कृत में हम सेवम बोलते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, एक ही चीज़ लिखा हुआ है दोनों ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं 66 क्या कह रहा है। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सरसम, दूसरा ऑप्शन है सरसपः, तीसरा ऑप्शन है सरसोहम एंड लास्ट ऑप्शन है सरसपम। तो फ्रेंड सरसों को हम संस्कृत में सरसपः बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरसपः। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के या फिर किसी भी सेमेस्टर के और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।